आज के क्लास में हम लोग सामान्य यौगिक का समयावता के बारे में पढ़ेंगे। इस समयावता क्या होता है? तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे सूत्र समान देखने को मिलेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग होता है। आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन उसका संरचना क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, जिसको हम लोग समयावता के नाम से जानते हैं, समावी कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना है। अब देखिए, इसमें जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही बताएंगे, इसलिए कि ये भी ज़्यादा अभी तक हम इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं देखे। जैसे अगर सामान्य यौगिक के समयावता के बारे में देखेंगे तो कहीं पर क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलता। तो जितना इम्पोर्टेंट है इसमें उतना हम इसको हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सामान्य यौगिक का समयावता का हेडिंग डालना है। सबसे पहले समयावता का हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। क्या दिया हुआ है, ये वे यौगिक जिनके अनुसूत्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अनुसूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन तो उसका संरचना क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावी कहते हैं। और जो ये ऐसा घटना होता है उसको हम लोग समयावता के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे समयावता का या समावी का, तो ये दो प्रकार का होता है। तो लिखना है, अगला हेडिंग डालना है, समावी दो प्रकार के होते हैं। समावी दो प्रकार के होते हैं, उसमें ए नंबर और बी नंबर देख के लिखना है। ए नंबर में क्या आता है, तो संरचनात्मक समयावता है, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। दूसरा होता है त्रिविमीय या विन्यास समावी कहते हैं। ठीक है, दोनों लिखना है। अगर संरचनात्मक समयावता का बात करेंगे तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ए नंबर देख के लिखना है संरचनात्मक समावी। ठीक है, और इसमें एक नंबर देख के लिखना है, इसके अंदर का हेडिंग आयनन समयावता। क्या लिखना है, आयनन समयावता। सो लिखना है कि जटिल यौगिक में जटिल आयन तथा इसके बाहरी आयन के बीच समूहों का विनिमय होने से ये समयावता उत्पन्न होता है। तो देखो, ये जटिल यौगिक होता है, जो इसके आयन होते हैं, आयन जो बाहर रहते हैं और जो अंदर होते हैं, उसी का एक्सचेंज जो होता है, उसी का विनिमय जो होता है, तो उससे जो समयावता उत्पन्न होता है उसको हम लोग आयनन समयावता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर में SO4 है और यहाँ पे अंदर में SO4 आ गया, अब Ba क्या आ गया, यहाँ पर Br जो है बाहर में आ गया है, Br क्या था, अंदर में था। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से क्या एक्सचेंज कर लिया। जब एक्सचेंज कर लिया तो ऑब्वियस है कि केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पर लिगेंड चेंज हो गया ना, लिगेंड चेंज हो गया तो ऑब्वियस है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह से ये दोनों में क्या है, समयावता है। ये दोनों को यहाँ पर दिखा लेना है कि ये दोनों में आयनन समयावता को दर्शाया जा रहा है। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेना है। ये भी दोनों में क्या है, तो आयनन समयावता देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर देख के लिखना है सॉलिड या हाइड्रेट समयावता। सॉलिड या हाइड्रेट समयावता, ये क्या होता है, तो वे समान अनुसूत्र वाली यौगिक जो मायने में भिन्न होती है कि विलायक के अणु धातु आयन के सीधे जुड़े रहते हैं या क्रिस्टल में सिर्फ मुक्त विलायक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया डिफिनीशन, लेकिन लिख लेना है। ये जो हाइड्रोजन रहता है, ये जल में क्या होता है, घुलने के बाद, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इसका देखने को मिलता है एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि Cr और ये जल का अणु है C6, बाहर में Cl3 है, A1 किसके बीच में, तो ये जो जल का अणु होता है ये स्थानांतरित हो जाता है आयन के रूप में, मतलब ये बाहर चला जाता है। मान लो C6H5 और एक Cl क्या होगा, अंदर आ जाएगा, तो बाहर में 2 Cl रहेगा और एगो H2O देखने को मिल जाता है। तो ये जल का स्थानांतरण हो जाता है, एक जल का लिगेंड क्या हो जाता है, आयन जाके बन जाता है। तो उसी को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेट समयावता के नाम से हम लोग जानते हैं, हाइड्रेट समयावता के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका एक एग्जाम्पल लिख के छोड़ देना है। आगे चलते हैं। आगे है समन्वय समयावता। समन्वय समयावता क्या होता है, जब धनायन और ऋणायन दोनों ही जटिल आयन है, दोनों जटिल ही है,
तो इनके लिगेंडों के विनिमय से उत्पन्न होने वाले जो समयावता होता है उसको हम लोग सामान्य समयावता के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों, ये धनायन, इधर वाला धनायन होगा, इधर वाला क्या होगा, ऋणायन होगा, इधर वाला धनायन होगा, इधर वाला ऋणायन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिगेंड है NH3, इसका लिगेंड है Ca, लेकिन ये इसमें Cr का यहाँ पर लिगेंड बन गया NH3, मतलब ये दोनों एक्सचेंज कर गया, इसका दोनों का लिगेंड क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होने वाला समयावता है उसको सामान्य समयावता के नाम से जानते हैं। तो इसका दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसका लिगेंड एक्सचेंज कर जाता है, ये दोनों का लिगेंड क्या होगा, एक्सचेंज कर जाएगा, दोनों का लिगेंड एक्सचेंज कर जाता है, तो उसको हम लोग सामान्य समयावता कहते थे। इसका दो एग्जाम्पल लिख लेना है। आगे है लिंकेज समयावता। लिंकेज समयावता, अब देखो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा, मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाकर छोड़ सकते हैं। जिसको लिखने का मन है वो लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे समझा देते हैं। एक चीज़ हम बताए थे कि कोई कोई ऐसा लिगेंड होता है जिसका दो परमाणु क्या हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ता एक बार में एक ही है, जैसे NO2, इसमें क्या है कि इसका जो NO2 होता है, तो क्या देखने को मिलता है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है, इसका जो NO2 होता है इसका नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ये ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। तो देखो जब यहाँ पे इसका लिगेंड ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन लेकर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन लेकर जुड़ा है, नाइट्रोजन लेकर जुड़ा हुआ है, तो दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गया ना, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज समयावता, मतलब लिंक जो जुड़ रहा है वो अलग अलग परमाणु के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम लोग लिंकेज समयावता कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखा लेना, ये दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज समयावता। कैसे पता चला, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। आगे जो पढ़ना है हम लोग त्रिबीम या विन्यासी समयावता पढ़ना है। बी नंबर दे के लिखना है त्रिबीम या विन्यासी समयावता। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले जो होता है ज्यामितीय समावी, वो हेडिंग डालेंगे। अब देखो ज्यामितीय समावी में भी अलग अलग देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिला सामान्य संख्या 2 वाले जटिल यौगिक, जिसका सामान्य संख्या, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2 हो, उस प्रकार के ज्यामितीय समावी किस प्रकार से होता है। इसमें अब बेसिकली होता है कि इसमें 2 ही लिगेंड रहेगा, तो ऑब्वियस है कि सामान्य संख्या कितना होगा, 2 होगा, 2 लिगेंड होगा तभी जाकर सामान्य संख्या 2 होगा। तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो केंद्रीय परमाणु होगा और दोनों तरफ से क्या होगा, लिगेंड जुड़ा रहेगा इस तरह से कि दोनों के बीच का जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सामान्य संख्या 2 वाले जटिल यौगिक के हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 3 पर, अब इसमें कोई भी नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ट्रांस और सिस जो देखने को मिलेगा, ट्रांस और सिस इसमें देखने को मिलेगा। अब देखो अगर हम लोग सामान्य संख्या 3 वाले जटिल यौगिक का बात करें, तो अगला यहाँ पर दिखाना है सामान्य संख्या 3 वाले जटिल यौगिक। तो देखो इसका 2 प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब 3 रहेगा तो हो सकता है कि तीनों के तीनों एक ही तल में हो और तीनों के बीच का कोण कितना हो, 120 डिग्री हो। तीनों के बीच का कोण कितना हो, 120 डिग्री। इसको हम लोग समत्रिभुजीय कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समत्रिभुजीय कहते हैं। लेकिन इस केस में देख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि एक ही तल में नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ अलग प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसको त्रिकोणीय पिरामिडी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडी कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा देना है। अब अगर हम 4 वाला का बात करेंगे, अगर हम सामान्य संख्या 4 वाले जटिल यौगिक का बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इसमें रोमन का 1 नंबर देकर लिखना है Ma2B2। इसका मतलब क्या है, Ma2B2 n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, टाइप के जटिल यौगिक। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 प्रकार के लिगेंड रहेगा और 2 लिगेंड एक जैसा रहेगा। मतलब ये A वाला लिगेंड
2 गो रहेगा, बी वाला भी लिगेंड 2 गो रहेगा, तो टोटल लिगेंड कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 4 प्रकार के लिगेंड रहेगा, तो वही यहाँ पर लिखा भी है। इनमें एम क्या धातु आयन है, ए और बी क्या है यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, ये जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख सकते हैं, जब एक ही तरफ दोनों Cl जुआ रहेगा, एक ही तरफ NH3 जुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में यही लिखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या देखने को मिला है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाता है इसका हल्का पीला रंग होता है, इसका हल्का गाढ़ा पीला होता है, ठीक है। इसका हल्का पीला होता है, इसका गाढ़ा पीला रंग देखने को मिलता है। इस प्रकार में देखने को मिलता है Ma2B2। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। इसमें एक और प्रकार देखने को मिलता है MABCD, मतलब चारों अलग अलग रहेगा। चारों क्या रहेगा, ये वर्ग तलीय जटिल यौगिक के सभी लिगेंड असदृष्ट होते हैं। तो वर्ग तलीय के जटिल यौगिक सभी लिगेंड इसमें क्या होता है, असदृष्ट, मतलब सबके सब अलग अलग होते हैं। तब ये 3 प्रकार के ज्यामितीय समायोजन संभव इसका होता है। ये 3 प्रकार के बना सकते हैं। 3 प्रकार कैसा कैसा, चारों जब अलग अलग रहेगा तब। चारों अलग अलग रहेगा तो हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से 3 प्रकार का लिगेंड बनाया जा रहा है, 3 प्रकार का स्ट्रक्चर इसका बनाया जा रहा है कि M रहेगा और A B C इस तरह से जुड़ा रहेगा लाइन बाय लाइन। लेकिन यहाँ पर देखो A B और C ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, AB अपोजिट हो गया और CD भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और इस केस में क्या अंतर है कि AB यहाँ पे नीचे में है, लेकिन यहाँ से लिखा AB गया, फिर यहाँ पर इधर C आ गया, D आ गया, मतलब स्ट्रक्चर में इधर उधर बदलाव कर दिए। 3 प्रकार के इसका समय होता देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम बना लेना है और इसका एक एग्जाम्पल दिखा लेना है। और एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रकार के लिगेंड दिया हुआ, 1 2 3 और ये 4 प्रकार का लिगेंड है। तो 4 प्रकार का लिगेंड होगा तो ये 3 प्रकार का क्या होगा, इसका समय होता देखने को मिलता है। इसको इधर उधर करके जोड़ने के कारण ऐसा होता है। अब इसमें एक रह जाता है सामान्य संख्या 6 वाले जटिल यौगिक। इसमें खास कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें कुछ चर्चा करने का विषय भी नहीं है। तो सामान्य संख्या 6 वाले जटिल यौगिक का अगर बात करेंगे तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जटिल यौगिक की सामान्य संख्या अष्टफलकीय होता है। इसका कैसा होता है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बनता है। और ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो Ma4B2, Ma2B4 और Ma4BC हो सकता है। देखो यहाँ पर A और B हो सकता है, और A 4 गो रहेगा, B 2 गो रहेगा। यहाँ पर A 2 गो रहेगा, B 4 गो रहेगा, और यह A 4 गो रहेगा, और ये जो रहेगा अलग अलग। यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड इसमें देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि NH4, मतलब पहला वाला लिगेंड 4 गो, दूसरा वाला लिगेंड 2 गो। तो देखो पहला वाला है, देखिए ये वाला जो लाइन दिखाता है ना, ये एक तल में दिखाता था। एक तल में चारों NH3 जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है। 3 गो एक तल में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे तल में चला गया, मतलब इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर चला गया है। लेकिन इसमें देख सकते हैं चारों NH3 क्या है, एक ही तल में है, और Cl वाला क्या हो गया है, तो Cl वाला दूसरा तल में चला गया है। तो चारों जब NH3 एक ही तल में रहेगा तो उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। लेकिन जब चारों एक साथ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग सिस रूप कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस रूप कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हो गया एग्जाम्पल A4B2 का। और A3B3 का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इसका भी बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें होता है, तो इसमें A3B3 वाला एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसको यहाँ पर पहले दिखाना है। अष्टफल की एक अन्य प्रकार के ज्यामितीय स्ट्रक्चर है। उदाहरण के लिए NH3NO2 मतलब ये भी 3 गो लिगेंड रहेगा, ये भी 3 गो लिगेंड रहेगा। इसमें 2 प्रकार का होता है, फलकीय समायोगी होगा और एक योगतरीय समायोगी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेशियल आइसोमर और मेरिडियनल आइसोमर। अब ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो NH3 जुड़ा हुआ है, तीनों एक ही ओर जुड़ा हुआ है। तीनों क्या है, एक ही ओर जब जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग फेशियल आइसोमर कह रहे हैं। लेकिन जब तीनों एक ही ओर नहीं जुड़ा रहेगा, तीनों एक ही ओर नहीं, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं तीनों एक ही तल में नहीं जुड़ा हुआ है। NH3 पहले ये वाला तल में जुड़ा हुआ है 2 गो, और एक क्या है, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो ये दूसरे तल में आ गया है। तो इसको हम लोग फेशियल आइसोमर कह रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख सकते हैं तीनों एक ही तल में जुड़ा हुआ है और एक तरफ ही जुड़ा हुआ, तीनों एक ही तल में एक तरफ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग मेरिडियनल आइसोमर कह रहे हैं। अब इसमें एक लास्ट आ जाता है प्रकाशीय आइसोमर। तो प्रकाशीय आइसोमर हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं प्रकाशीय आइसोमर के बारे में।
जिसको हम लोग ध्रुवन आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम लोग प्रकाशीय आइसोमर, जिसका मतलब हम लोग क्या होता है, जिसका मिरर इमेज मिल सके, क्या हो सके, जिसका मिरर इमेज मिल सके। इसका एग्जाम्पल लिया गया है CONe3+। इसका प्रकाशित दक्षिण ध्रुवन घूर्णन यहाँ पर दिखाया, यह वामावर्त ये दिखाया गया। और वैसे कि इसको मिरर इमेज अगर यहाँ दर्पण रख देंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर एक अलग दिखेगा ना, तो इसको हम लोग वामावर्ती हम लोग बोल रहे हैं, इसको दक्षिण ध्रुवन बोल रहे हैं। ये दोनों यौगिक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों यौगिक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इसमें दिया हुआ है तो प्रकाशीय आइसोमर में दिया हुआ है ध्रुवन आइसोमर भी इसको हम लोग कहते हैं। समयों में वो समय जिनमें एक दूसरे के अधरोपित नहीं किया जा सकता, मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा नहीं जा सकता। ऑब्वियस है कि जब एक का मिरर इमेज दूसरा है तो इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा, नहीं ढकेगा ना, तो उसको बड़ा अधरोपित नहीं कर सकता। अणु तथा आयन जो एक दूसरे के अधरोपित नहीं किया जा सके क्या कहलाता है, उसको हम लोग काइरल के नाम से जानते हैं। हम लोग बाद में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि जब एक दूसरे के ऊपर अधरोपित नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग काइरल के नाम से जानते हैं। दो रूप, दक्षिण ध्रुवन को हम लोग D से दिखाते हैं, वामावर्ती को L से दिखाते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि ध्रुवमापी के समतल ध्रुवित प्रकाश को यहाँ पर को लिखा हुआ को किस दिशा में घूर्णित करते हैं, D वाला में कि L वाला में। तो ये एक दूसरे के D और L जब बनाते हैं तो एक दूसरे के ये क्या होता है, मिरर इमेज होते हैं, दर्पण इमेज होते हैं। इसी को हम लोग प्रकाशीय समयावता के नाम से जानते थे। ये इसमें पूरा ये दिखा लेना है, इसमें ये पूरा दिखा लेना है। अब देखो सामान्य यौगिक के संबंध में बहुत सारे थ्योरी दिया गया। सामान्य यौगिक के संबंध में बहुत सारे थ्योरी दिया गया और उसी थ्योरी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सामान्य यौगिक के संबंध में प्राकृतिक और उनके संरचना संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिनमें 4 मुख्य सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है संयुक्त बंधन सिद्धांत, जो VBT हम लोग बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम लोग CFT कहते हैं। तीसरा है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम लोग LFT कहते हैं। चौथा है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, जिसको MOT के नाम से जानते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत। ये 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए। हम लोग एक एक कर करके हम लोग चर्चा इसमें से करेंगे। जो इसमें चर्चा करने वाला होगा उसका हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत बुक में हम लोग क्या चीज़ पर चर्चा करना है इसमें, तो संयुक्त बंधन सिद्धांत, मतलब पहला वाला क्रिस्टलीय सिद्धांत का वर्णन किया गया था। इसमें अगर हम लोग जो पढ़ना है, यही 2 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, संयुक्त बंधन सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मतलब VBT और CFT के बारे में पढ़ना है। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे संयुक्त बंधन सिद्धांत के बारे में। पहले इसको हम लोग पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं क्या दिया हुआ। संयुक्त बंधन सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम लोग VBT के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त बंधन सिद्धांत के प्रेरणता लिनस पॉलिंस के थे, मतलब इन्होंने ही दिए थे। इस सिद्धांत का मुख्य बातें क्या है, तो प्रत्येक लिगेंड होता है धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग में प्रदान करते थे। तो सबसे पहले बता दिए थे, जो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन प्रदान करके ही क्या करता है, दोनों इसको जो बॉन्ड बनता है दोनों लिगेंड का ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको हम सामान्य बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये उपसंयोजन बंधन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया, संयुक्त बंधन सिद्धांत के द्वारा, कि इसमें जो लिगेंड होता है वही दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि धातु और लिगेंड के बीच में सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। दूसरा दिया गया, सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए, इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। 3 प्रकार के बंधन पढ़ते हैं, एक आयनिक बंधन पढ़ते हैं, एक हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग संयोजक बंधन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक बंधन, इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। 3 प्रकार के हम लोग बंधन के बारे में पढ़ते हैं। सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए केंद्रीय धातु आयन कई रिक्त sp और d ऑर्बिटल लिगेंडों में उपलब्ध होते हैं। अब देखो, अभ्यास है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास कौन कौन सा रिक्त ऑर्बिटल खाली रहता है, तो s p और d ये सब क्या होता है,
उपलब्ध रहता है, इसमें जगह रहता है, तभी जाके ये जाके बॉन्ड जोड़ पाता है। इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त ऑर्बिटलों की संख्या केंद्रीय धातु आयन की सामान्य संख्या बताती है। तो कितना रिक्त ऑर्बिटल है उसके हिसाब से इसका पता चलता है कि इसका सामान्य संख्या क्या होगा, मतलब इसमें कितना लिगेंड जाके जुड़ सकता है। जितना रिक्त स्थान रहेगा उतना ही लिगेंड जाके उसमें जुड़ सकता है, इनके द्वारा बताया गया। आगे बताया गया कि ये रिक्त ऑर्बिटल एक साथ प्रसंकरित होकर समान ऊर्जा वाले प्रसंकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये एक साथ प्रसंकरित होकर समान ऊर्जा वाले प्रसंकरित का निर्माण करते हैं, जिसे अंतराकाश निश्चित दिशात्मक गुण कहते हैं। इसको हम लोग अंतराकाश निश्चित दिशात्मक गुण के नाम से भी जानते हैं। प्रसंकरित ऑर्बिट का ये निर्माण करते हैं जिसमें जाके ये जुड़ सके, सब समान ऊर्जा वाले। आगे बताया धातु के रिक्त प्रसंकरण ऑर्बिटल लिगेंडों के निर्जल इलेक्ट्रॉन युग्म वाले प्रसंकरित ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन होता है। अभी जब जुड़ता है तो उसके बीच में अतिव्यापन देखने को मिलता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। ये हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। जिससे उसके बीच एल एम सिग्मा बंधन बनाता है, जिसके कारण इसमें एल और एम के बीच में कैसा बंधन बनता है, सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। धातु का पूर्ण डी ऑर्बिटल लिगेंडों के रिक्त ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन होने से पाई बंध भी बन सकता है। अगर पूर्ण डी ऑर्बिटल लिगेंड रिक्त रहे, मतलब डी वाला पूरे तरह से खाली रहे, तो उस केस में पाई बंधन का भी निर्माण हो सकता है। अगर डी वाला धातु जो है केंद्रीय धातु परमाणु, तो उसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली रहेगा, तो उस केस में पाई बंध का भी निर्माण हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। प्रबल लिगेंड के प्रभाव से हुंड नियम के प्रतिकूल भी इलेक्ट्रॉन युग्म में हो सकता है। अगर प्रबल लिगेंड है तो उसके प्रभाव से हुंड नियम के प्रतिकूल भी इलेक्ट्रॉन युग्म में बन सकते हैं। जैसे कि हुंड नियम क्या बताते हैं, मान लो कि अगर ये डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में अगर 5 कक्षक है तो बोलते हैं कि पहले सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। पहले में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब ये पूरा भर जाएगा तब जाकर दोबारा ये भरना शुरू होगा। लेकिन जब अगर प्रबल लिगेंड होगा, जब ये प्रबल लिगेंड होगा, ये कहता है कि पहले क्या करो, तुम लोग अपना अपना घर भरो, दो भर लो। सब क्या करो, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 गो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे 2 इसका घर खाली रह जाएगा इस केस में। तो ऐसा प्रबल लिगेंड आता है तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया था। मतलब यहाँ पर हुंड का नियम प्रतिकूल, मतलब उसका उल्टा यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है प्रबल। हुंड का नियम यही कहता था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, अच्छा पूरा फुल हो जाता है तब उसके फिर से दोबारा से एक एक भरना शुरू करो। आगे दिया है कि डी ऑर्बिटल प्रसंकरण के भीतरी वाला को हम n-d कहेंगे और बाहरी वाला को nd ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो देखो प्रसंकरण के लिए, प्रसंकरण जो हाइब्रिडाइजेशन जो लिखते हैं sp3 dsp3, उसमें पहले वाला डी ऑर्बिटल को भी कंसीडर किया जाएगा और बाद वाला डी ऑर्बिटल को, बाहरी डी ऑर्बिटल को भी कंसीडर किया जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे बाद में। जटिल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो जटिल यौगिक होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर, जो जटिल यौगिक है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर अनुचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय कहलाएगा, और जबकि सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मित रहने पर वो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। लेकिन अगर युग्मित रहेगा तो उसमें लोग क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ बात याद रखना है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में, कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खाली डब्बा दिख रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें और भी आ सकता है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अयुग्मित कहलाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पदार्थ जो होगा किस प्रकार का पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अगर युग्मित रहता है सबके सब तो उसको हम प्रतिचुंबकीय कहेंगे। जैसे कि ये अभी युग्मित हो चुका है, ये क्या हो चुका है, ये युग्मित हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको प्रतिचुंबकीय के नाम से जाने। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, जब भी अगर sp3 पर संकरण आया उसका मतलब ये होगा कि उसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। अगर dsp2 आया इसका मतलब ये होगा कि वर्गतलीय होगा, या d2sp3 या sp3d2 आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हम लोग जब प्रसंकरण निकालेंगे तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे ये किस प्रकार से होता है। प्रसंकरण निकालेंगे तब हम लोग देखेंगे ये किस प्रकार से होता है।
तो ये थ्योरी दिया गया, और ये थ्योरी जब दिया गया इसमें हम लोग कुछ और भी नया चीज़ें जानेंगे। तब हम लोग एक इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, वो बताया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रसंकरण बताया जाता है कि प्रसंकरण कैसा होगा, या और भी चीज़ें बताया जाता है कि ये आंतरिक डी ऑर्बिटल होगा कि बाहर डी ऑर्बिटल होगा। आंतरिक डी ऑर्बिटल होगा। अच्छा, इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है आंतरिक डी ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल के बारे में, बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक के बारे में। इसको भी हम लोग समझेंगे, आंतरिक डी ऑर्बिटल और बाहर डी ऑर्बिटल क्या होता है। इसको हम लोग सब एक ही साथ समझने वाले हैं, सब एक ही साथ समझने वाले हैं, अलग अलग हम लोग नहीं समझेंगे। और ये भी देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो मजबूत लिगेंड होता है, उस केस में क्या होता है, और जो वीक लिगेंड होता है उस केस में क्या होता है। ये सब हम लोग एक ही बार में समझेंगे, इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है। सब चीज़ें को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज के क्लास में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में इसको हम लोग और डिटेल में समझने वाले हैं, हर एक चीज़ लिखने के बाद। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं।